तो अपन जो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, कोई भी मान लीजिएगा एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट इनटू बी, एक ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब वो डिपेंड करने या फिर इन्फ्लुएंस होने का मतलब होता है प्रभावित होना। मतलब ए का बी में जो कन्वर्ट होने का जो टाइम है वो कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वो सारी चीजें अपन एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो पहले की भी कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो एक चीज ध्यान में रख लेना कि सबके साथ में एक रिलेशन हो, वो अपने को पता होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन इसका एमसीक्यू बनेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो पहली चीज तो यही है कि भाई जो आर ओ आर होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज हाँ, लिखवा रखी है ना आपको टीचर्स ने? इसमें ना चार ही है। कोई बात नहीं, चार ही है, कौन कौन से है वो चार ही बता दो। और उसमें से ना और उसमें सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट बता रखा है। अच्छा, एक तो टेम्परेचर बता रखा है और एक कैटलिस्ट बता रखा है, बस ये और दो ही एक बता रखे हैं। कैटलिस्ट बता रखा है। अच्छा, चार कौन कौन से हैं वो तो बताओ ताकि वो चीज को हाँ, समझ में आए आपके। और दो कौन से हैं बाकी दो? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ठीक है। टेम्परेचर हाँ। और कैटलिस्ट हाँ। और सरफेस एरिया, और प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, एक्सपोजर की सरफेस एरिया एरिया समझ। नहीं है। ठीक, कोई बात। ठीक है, चलो ये अपन ये चार ही बताए थे, ज्यादा क्यों अपने वो घुसना अंदर। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन। देखो समझ में आना जरूरी है, ऐसे लिख के मजा नहीं आएगा फिर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा कंसंट्रेशन का तात्पर्य ये है कि भाई जो ए की मात्रा है, मान लीजिएगा जो ए के मोलिक्यूल्स है वो 10 है, ठीक है, और बी के मोलिक्यूल्स है वो अभी नहीं है। ठीक है, तो ए जो है वो हम्म। बी में कन्वर्ट होगा। लेकिन दूसरी एक कंडीशन है जिसमें ए के मॉलिक्यूल हाँ। 5 है और बी के मॉलिक्यूल नहीं है, अभी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है तो इसकी जो 10 से बी में कन्वर्ट होगा ना, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी और ये 5 वाले की रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। हम्म, समझ रहे हो ना, कंसेंट्रेशन का कम मतलब ये होगी। होता है। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन हाँ। होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब दूसरी बात अपन कर लेते हैं। दूसरा आपने बताया कि भाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रखा है आपको। बाकी पता तो होना ही चाहिए, दिखवा रखे हो अपन। देखो देखो टेम्परेचर की बात आती है। अब टेम्परेचर में क्या होता है कि दो कंडीशन होती है। एक जनरल अगर समझे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रेट जो है वो इंक्रीज होती है ना, जनरली देखा जाता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं, फिर एक छोटा सिस्टम भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो चलती रहेगी, नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टली तो कहेंगे हम्म, भाई हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बढ़ जाती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन हम्म, जो है वो कम हो जाती है। ये तो एक बेसिक लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखवा रखा होगा 10 डिग्री का एक नियम होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से किस प्रकार से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हाँ। बारे में कुछ पता है क्या आपको? एक्सोथर्मिक यानी बाहर। नहीं, बाहर तो हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये पूछ रहा हूँ मैं। एक्सो का अर्थ नहीं पूछ रहा मैं, बाहर तो ठीक बात आ जो रही जो हीट बाहर निकालता है। हो। ठीक है, जो रिएक्शन हीट को रिलीज करती है, और हीट को हाँ। रिएक्शन रिलीज करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा ए कन्वर्ट इनटू बी और बी प्लस हीट, दिस इज एक्सोथर्मिक। हम्म, समझ में आ रही है क्या? हाँ। और ए प्लस हीट कन्वर्ट इनटू बी, ये कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और बहुत सारी बातें होती हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें गिब्स रिएक्शन हम्म, अपन पढ़ेंगे। गिब्स रिएक्शन जानते हो क्या? हाँ।
बताओ, गिव्स रिएक्शन बताओ। डेल्टा जी इज हम्म इक्वल्स टू हम्म। माइनस एन एफ ई सेल। ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिक्स वाला पूछ रहा हूं मैं। हाँ। ये ऐसे भी पढ़िए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा करके कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। ये भी होती है, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा। डेल्टा जी में देखा जाता है कि नेगेटिव है, हीट का साइन पॉजिटिव है ना, ऐसे। लेकिन एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में हीट भी आपको देखने को मिलेगी। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट अपने हाँ। घर से देनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो एक छोटी सी बात अपन करते हम्म। हैं। समझ गए ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? हाँ। चलो। अब देखो टेम्परेचर के लिए एक लाइन आती है। अगर बात करें टेम्परेचर के लिए, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, एक लाइन लिख लेना, आपको लिखवा रखी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, वैसे ज्यादातर केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, लेकिन बात कर रहे हैं अपन, लिख देते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बिकम ऑलमोस्ट डबल। क्या हो जाती है? अपन कहेंगे कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या हो जाता है, डबल हो जाती है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। आपेली का सिलेबस क्या क्या है? फुल कोर्स ही है। तो फिर वो ऐसी क्या है फिर, ये फिर जिसमें पूरा ही सिलेबस आ रहा है, वो आपेली होती है क्या? चलो ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना भाई, 10 डिग्री अगर आप राइज करोगे टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। ठीक है। हाँ। इसके बाद में, और मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट फिर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बताया था मैं आपको। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का एक इसमें ग्राफ बनवा रखा है कि बताओ आप मुझे, कि नहीं बनवा रखा है? इस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाले में ग्राफ बनवा रखा है हमारा। क्या? हाँ जी, हाँ, बना रखा है। बना रखा है क्या? क्या नाम है उस ग्राफ का, पता है क्या? कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ऐसा ऐसा ही है क्या, देखना जरा। हाँ, हाँ जी, ऐसा ही है। सही है। ये सबके जीवन में भी लागू होती है ये वाली चीज, आपको आपके मास्टरों ने बताई भी होगी। नहीं बताइए तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये मान लीजिएगा, ये प्रभाव पड़ता है कैटलिस्ट का एक रिएक्शन की जीवन में। मान लीजिएगा ये इधर कौन है, ये हो सकता है ये वाली लाइन है ना ऊपर नीचे हो सकती है ना। वो देख लेना, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, उसका यहाँ पे कोई खास रोल नहीं हाँ। है ना। तो देखो मैं बात करता हूँ, इस साइड कौन है, रिएक्टेंट। और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो चीज आ रही है वो प्रोडक्ट है, ये जो है वो रिएक्टेंट है। हम्म। और इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर होता है, इसका कुछ नाम लिखवा रखा होगा आपको, अगर लिखवा है तो। बाकी इसको। एक एनर्जी बैरियर होता है, ये जो ऊंचाई है, मान लीजिएगा इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एक ऊंचाई को पार करना है।
इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एक पाथवे है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्टेंट जो है वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो मैंने अभी थोड़ी इसको रेड कर दी है, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन उस समय की रिएक्शन है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये भी लिख रखा होगा कहीं आपके, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट, बिल्कुल विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो होती है बिना कैटलिस्ट की होती है। और ये जो छोटी वाली है, हो सकता है छोटी थोड़ी इधर उधर कर रखी हो, लेकिन जो छोटी वाली लाइन है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। समझ रहे हो बात को? ये दो कंडीशन है, एक तो अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। अब मैं कह रहा हूं कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तो ऐसे इस पूरे बड़े वाले पाथवे को ये एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। लिख सकते हो, ये एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। कहीं लिख रखा होगा, ये हो गया एनर्जी गैप हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखवा रहे हैं। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हो, एक ही बात होती है। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है, पता है क्या थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, थ्रेशोल्ड का मतलब पता है क्या? नहीं। बहुत जगह नाम आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पढ़ा है कहीं अभी तक? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ। नाम तो सुना, लेकिन पता नहीं थ्रेशोल्ड क्या होता है, पूछना चाहिए था। देखिए, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी इसको प्रोडक्ट बनने में। अगर इसमें इतनी एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इतनी एनर्जी है तो बहुत अच्छी, लेकिन कम से कम इतनी एनर्जी चाहिएगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये इतनी होगी तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? थ्रेशोल्ड समझ पा रहे हो? इसलिए इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको इतनी, ये वाला एनर्जी गैप तो इसको पास करना ही पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या करती है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना उसको कम कर देती है ना। मान लीजिएगा ये इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डाउन कर देती है। और यही आपके जीवन की लीला है। आपके जीवन में भी क्या हो रहा है, मान लीजिएगा आप अपनी खुद खुद के केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आपको कितना जोर आ था, आपको इतना जोर आ रहा था। आपको मान लो केमिकल काइनेटिक्स या फिर आपको फिजिक्स खुद से पढ़नी पड़ रही थी, तो आपको इतना जोर आ रहा था, मतलब मिनिमम आपको इतना जोर आएगा तभी जाके आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन आपने अपने शिक्षकों की मदद ली, आप मेरे से पढ़ रहे हो, अब आपका मैंने क्या कर दिया, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ना वो डाउन कर दी। आपको ये ग्राफ समझने में अब कम जोर आ रहा है, अकेले पढ़ते तो ज्यादा जोर आता। अब क्या है, कम जोर आ रहा है, अकेले पढ़ते तो या तो इसको रट रट के जाते। अब आपको क्या समझ में आ गया, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो टीचर्स अपने लिए क्या हो जाते हैं, कैटलिस्ट हो जाते हैं। किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक प्रकार से रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, या फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको डाउन कर देगा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को डाउन करेगा तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जिस रिएक्टेंट को उधर जाने में इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, वो अब इतनी ही एनर्जी में प्रोडक्ट बना पा रहा है, तो फटाफट बनेगा ना। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से ये क्या रोल होता है भाई, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का रोल होता है एक रिएक्शन पे। आगे समझ में? चलो, आ गया। अब इसके बाद में एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन। कौन सा पढ़ेंगे, एक्सपोजर टू लाइट। यही था क्या, क्या नाम था, जो भी था ना लाइट वाला, अपन पढ़ लेते हैं। एक्सपोज, मैं एक्सपोजर लिख देता हूँ, अब कॉपी में जो भी हो देख लीजिएगा। तो एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट का मतलब होता है कि भाई आप अगर किसी रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो लाइट अपन जानते हैं क्या करता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, रेडिएशंस वगैरह होते हैं, वो जल्दी जो है प्रोसीड करवाने में मदद कर देते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होती है, ऐसी भी कुछ होती है ना। लिख देते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा मैं, है ना, कुछ खास नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखा हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय
is increased by the use of certain radiations, by the use of certain radiations, मतलब कुछ रेडिएशंस के यूज करने से ही क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। लाइट की, या फिर लाइट लिख सकते हो, सर्टेन लाइट्स भी लिख सकते हो, लाइट के क्या होते हैं, रेडिएशन। ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, H2 + Cl2, ये लाइट की प्रेजेंस में 2HCl बनाता है। H2 + Cl2 लाइट की प्रेजेंस में 2HCl बनाता है। तो यहाँ पे लाइट की, तो लाइट के यूज में क्या होता है, ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। समझ रहे हो बात को? हम्म। हाँ। ठीक है, समझ गए ना, चारों चीजें आपके घुस गई दिमाग में, कोई हाँ। दिक्कत है नहीं है ना? अब मुझे एक बार थोड़ी मदद करो, नहीं। और मुझे अगली हेडिंग बताओ क्या है। रेट लो करके है क्या कुछ? हाँ। रेट लो है ना? चलो पहले रेट लो ही पढ़ लेते हैं कुछ। चलो, हाँ, रेट लो है। हाँ चलो। इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालते हैं अपन, रेट लो। फटाफट बता देते हैं साथ। देखो इसमें एल, होता क्या है, देखो एक चीज में मैं आपको बता देता हूँ, ये एट ए गिवन टेम्परेचर, आप अपनी लैंग्वेज थोड़ी देख लेना ना, अलग अलग अगर आपने याद कर रखी हो तो, बाकी मैं लिखवा रहा हूँ। एट ए गिवन टेम्परेचर, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द ROR है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ROR is directly हाँ। proportional, is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant, to the product of molar concentration ऑफ द रिएक्टेंट। देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा, रेट लो होता क्या है ना, इसको लो ऑफ मास एक्शन, हम्म। मास एक्शन भी बोलते हैं ना, इसी के साथ होता है। लो ऑफ मास एक्शन बता रखा है क्या आपको? ये नहीं बताया होगा, बताया हुआ है। क्या? लो ऑफ मास एक्शन, ऐसा कुछ है क्या? लो ऑफ नहीं। मास नहीं होगा, चल छोड़ो इसको, आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। तो क्या करेगा कि भाई रेट लो में होता क्या है कि मान लीजिएगा एक टेम्परेचर आपको दे रखा है, और उस टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, कोई भी टी टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो किस प्रकार से अपन कहते हैं कि जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, उनकी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब क्या, हाँ। उनके प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है। समझ रहे हो क्या, हाँ। मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देखिए, हाँ। तो एक बात करते हैं अपन, सबसे पहले क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, ROR लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, सॉरी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिएगा एक रिएक्शन अपन ले लेते हैं पहले, इससे पहले ताकि समझ में आ जाएगा आपने। मान लीजिएगा एक कोई ए है, इसमें अपन एक ए में बी जुड़ता है, और एक रिएक्शन होती है इससे, जिसको अपन कह देंगे 2AB। ये उदाहरण के लिए दी गई कोई भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब इसको मान लीजिएगा अपन इसकी क्या निकालना चाह रहे हैं, इसकी रेट निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिएगा एक ही होता, अभी इसकी बात अपन कर लेते हैं, ए और बी है मान लीजिएगा दोनों, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लाइन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि एक दिए गए टेम्परेचर पर ROR, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली हम्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
इसके प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर, तो A इंटू बी। ठीक है। अब मैं अगर इसी रिएक्शन की बात हाँ करूं और मैं इसका अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं, तो क्या मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके आ सकता हूँ, जिसको मैं के बोल दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ जो के होता है ना, के वो होता है कांस्टेंट ऑफ हाँ प्रोपोर्शनलिटी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, के को बोलते हैं। या फिर अपन और क्या कह सकते हैं, इसको रेट कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो अब आगे अपन चलते हैं। अगर मैं क्या करता हूं अभी, अगर मैं इन दोनों को एक लिख दूं, मतलब मान लीजिएगा मैं ए की कंसंट्रेशन एक मान लेता हूँ, बी की कंसंट्रेशन एक मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि रेट आर ओ आर जो किसके बराबर होती है, के बराबर होती है ना। मैंने बहुत सारी डेफिनेशन पहले भी सिखाई हैं ऐसी, हाँ कि यूनिटी लेके फिर उसकी डेफिनेशन बनाते हैं अपन। ठीक है। ए और बी को अगर वन ले लेते हैं अगर, तो देखो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट, होता क्या रेट को, यहीं पे लिखवा देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कभी लिखने को मिल जाए तो क्या लिखोगे, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। अगर मैं इन दोनों को वन वन ले लूं तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है, तो ये हो गया, आर ओ आर क्या हो जाएगा, ये हाँ तो एक हल्की सी बात हो गई रेट कांस्टेंट की। अब कुछ बातें आती है रेट कांस्टेंट के बारे में, इक्की दुक्की बातें ऐसे एक एक शब्द में मैं आपको बताया था। अब देखो रेट कांस्टेंट में क्या हुआ, रेट कांस्टेंट होता क्या भाई, एक प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को नापने के लिए एक चीज होता है। ठीक है। हाँ अब इसमें कुछ बातें आती है, जैसे कि के रेट कांस्टेंट की क्या खास बात है, अगर के बड़ा होगा, ये उसमें आ सकती है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, लार्जर इज के, अगर के की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी, रिएक्शन विल बी फास्टर। मान लीजिएगा आपको दो रिएक्शन दे दें कि भाई एक रिएक्शन ए है और एक रिएक्शन बी है ना, दो रिएक्शन, तो वो दो रिएक्शन जो है, हाँ वो जब उनके दे देंगे, इसके लिए के की वैल्यू वन है और जो बी रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू टू है, तो आप क्या कहोगे, जिसके लिए के की वैल्यू टू है वो रिएक्शन फास्ट है। हाँ ऐसी कंडीशन दे देंगे, बताइए कौन सी जो हाँ रिएक्शन है उसकी जो है फास्ट रिएक्शन है ना, ए बी सी डी करके दे देंगे। ठीक है। चलो दूसरी बात बता देते हैं आपको, तो क्या होता है ना, अगर मान लीजिएगा टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो टेम्परेचर चेंज के साथ साथ, व्हेन टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो के भी चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो के चेंज हो जाता है।
ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। एक लाइन और ध्यान रखना, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, अच्छा भूल गए क्या आप ओटीपी पूछना? अच्छा चलो मैं बता, चलेगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ी सी, मान लीजिएगा किसी एक रिएक्शन की बात करें, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है ये लाइन? ये जो मैंने लाइन बोली अभी, ये समझ में आ रही है क्या? हम्म। क्या समझ में आया बताओ मेरे को, बताने लायक समझ में नहीं आया, चलो और देखो। हाँ, फॉर ए पर्टिकुलर ठीक। रिएक्शन, ठीक, चलो। जैसे मान लीजिएगा एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट इनटू बी, ठीक है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं कहूंगा भाई ये क्या हो गया, ये के हो गया, ये क्या हो गया, आर ओ आर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये हाँ मैंने इक्वेशन एक बता दी। फिर मैं कह रहा हूँ कि दोबारा एक और हाँ। रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ इसी रिएक्शन के लिए। मान लीजिएगा ए की कंसेंट्रेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ पे मैंने लगा दिया के डेस, और यहाँ पे लिख दिया कंसेंट्रेशन 10। ये दूसरी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन वन, रिएक्शन टू। अब नीचे ऑप्शन आ गए, के डेस इज इक्वल टू के, दूसरा ऑप्शन है। के डेस इज ग्रेटर देन के, तीसरा ऑप्शन। के डेस इज लेस देन के, ऐसे। तो के डेस बताओ कितना है? इक्वल। इक्वल होगा, तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपकी कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है तो के आपका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ये गलत मत हम्म। कर देना। लेकिन अगर हम्म। टेम्परेचर बदल रहा है तो के बदलेगा, तो हाँ। के बदल जाएगा। अगर यहीं पे के डेज पे आगे क्या दिखा था, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, तो के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलो। हाँ। अब इसके बाद देखो बात कर लेते हैं थोड़ी सी और कुछ बता रखा है क्या आपको? कोई ऐसी चीज हो तो नहीं मैं बता पाऊँ तो बता देना मेरे को, है ना? हाँ। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और कुछ है क्या बीच में, कुछ है ऐसा जो छूट गया हो? मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चालू कर रहा हूँ। नहीं। चलो, हाँ। होता क्या है सबसे पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है क्या? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? चलो, सोच रहे हो या नहीं पता? इनकी पावर का सम करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अति उत्तम। नहीं, इनकी पावर का सम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुन गया मेरे को, जी जी, चलो। द सम ऑफ पावर्स टू which concentration terms are raised, concentration
terms are raised in the rate law equation in the, ये लिखने के लिए है इसलिए मैंने लिख दिया है ना, बाकी अभी समझाता हूँ आपको। रेट लो इक्वेशन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हम्म हैं। जैसे मान लीजिएगा एक उदाहरण लेते हैं अपन, कि जैसे मान लीजिएगा कोई एक रिएक्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी, ये रिएक्टेंट है, मान लीजिएगा ये पी में मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर इसकी अपन रेट की बात करें, तो रेट अपन कई तरीके से पढ़ के आए हैं। अपन डी बाई डी टी भी पढ़ के आ रहे थे, है ना, कि अगर अपन पूरा हम्म रिएक्शन साइड की बात करें, रिएक्टेंट की साइड की बात करें, तो माइनस डी एक्स पूरा का पूरा ताम झाम रखेंगे यहाँ पे, मतलब एक्स में सारी इसके वो आ जाएंगे, है ना, जो भी लिखना चाहो एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, है ना, 1/a into a, है ना, ऐसा पूरा का पूरा काम अपन कर रहे थे, है ना, वो सारा अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, अभी अपन ने कहा भाई रेट जो होती है वो किसके बराबर होती है, के इंटू हम्म कंसंट्रेशन ऑफ ए, हम्म ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दे रखा हो, है ना, हम्म आगे अगर कंसंट्रेशन का कुछ टर्म दे रखा हो, ये कहाँ चला जाएगा, ये अपन कहेंगे कि भाई, डिवाइड हाँ नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं, मतलब एक बात अगर अपन कहें, तो मान लीजिएगा ये कोई भी कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर कोई मान लो एक पावर लगा लेते हैं अपन, है ना, ए नहीं लगाएंगे, ए यहाँ पे ले रखा है, ये वाली पावर नहीं होती, वो अलग होती है ना, तो एक बार के लिए अपन ऐसे ही कुछ भी लगा देते हैं, जैसे पी लगा दिया, अपन ने बी कंसंट्रेशन के ऊपर क्यू लगा दिया, और अपन ने सी कंसंट्रेशन के ऊपर आर लगा दिया, है ना, ये हम्म लाइन है ना, उसका मतलब क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस। तो जो रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो अपन कहेंगे भाई क्या होगा, पी पी प्लस क्यू प्लस आर, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सम ऑफ पावर्स, ये पावर है इनका क्या हो गया, सम हो गया, टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, जिनसे कंसंट्रेशन ये ए ये बी ये सी, है ना, इन द रेट लो इक्वेशन, रेट लो इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली तो थी, इसके अंदर जो इनकी पावर्स है उन्हीं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हम्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। हाँ अब अगर मान लीजिएगा ये जो टोटल पावर है इनका सम अगर क्या आ जाए, एन बराबर 1 आ जाए, ये पूरा का पूरा पी क्यू आर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो इसको बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एन बराबर 2 आ जाए तो बोल देंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, आगे आगे हाँ और ऐसे, है ना, 3 आ जाएगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अपन शायद सेकेंड ऑर्डर तक ही पढ़ते हैं, है ना। हाँ चलो, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया ना, थोड़ा सा इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि हाँ पावर्स को सम करते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि कुछ उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द, नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहां पे आपको रिएक्शन नहीं देंगे, देख लेना, ऐसी कुछ चीजें आएंगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा वो, है ना। जैसे कि यहाँ पे दे देंगे भाई ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, पहला आपको देंगे इसका बताना, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, हम्म डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ठीक, बस इतना देंगे, अब इसका ऑर्डर बताओ। दूसरा जैसे आपको दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ, वैसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अमोनियम नाइट्राइट, मैं बता दूंगा, हर कुछ नहीं देते, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे देंगे, गिने चुने होते, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, नाइट्राइट इन एक्वस सॉल्यूशन,
समझ रहे हो? अब इनका आपको क्या करना है, ऑर्डर बताना है, रिएक्शन का ऑर्डर बता देना है, कौन सा ऑर्डर रहेगा इसका। ठीक है, हर कुछ नहीं आता है, हर कुछ नहीं आता है। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन प्रोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक और मैं लिखवा देता हूँ, डीकम्पोजिशन ऑफ, और फिर थोड़ा सा अपन बोर्ड के पेपर देख लेंगे, है ना। हाँ। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ आइमाइन। ऐसे नहीं हर कुछ दे देंगे फिर, ऐसे आप लोग साइंटिस्ट थोड़ी हो। इन तीन ही रिएक्शन देंगे, इन तीन के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनमें जो है कौन सा ऑर्डर है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए तीन आएंगी, इन तीनों का ही क्या होता है, आंसर होता है फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए? इसके अलावा ऐसे हाँ। ही तीन और होंगे कि जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ H2, सॉरी, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन N1O3, ये होता है सेकंड ऑर्डर। बस यही आते हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आता है तो। ठीक है, बाई चांस अगर हाँ। आ जाता है तो अपन देख रहे हैं जितने भी डीकम्पोजिशन वाले नाम आते हैं अगर, हाँ। ठीक है, एक को छोड़ के, कौन से को छोड़ दोगे आप, नाइट्रोजन प्रोक्साइड को छोड़ दो आप। नाइट्रोजन पेंटोक्साइड में फर्स्ट ऑर्डर होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड में जो है वो सेकंड ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार हम्म। से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने याद हो जाता है, कोई बड़ी माया नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चीजें होती क्या है, एक तो बताया तो आवश्यकता इतनी है नहीं। जैसे मान लो ये कैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो याद हो जाता है। जैसे N2O5, ठीक, कन्वर्ट हो जाएगा 2NO2 प्लस ½ O2। बस कुछ नहीं करना अपने को, रिएक्टेंट के ले लेना कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, N2O5, ऊपर पावर कितनी है, 1 है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। बस 1 है। तो हाँ। ये क्या हो गया, अपनी फर्स्ट ऑर्डर हो गई। इसी प्रकार से दूसरा अगर लोगे तो उसमें भी पहला एक रिएक्टेंट लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइट लोगे तो अमोनियम नाइट्राइट जो होता है वो होता है NH4NO2, ये 1 ही होता है, एक ही लेते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। ठीक है। हम्म। इसी प्रकार से जैसे, और मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ आपको। जनरली रिएक्शन भी देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा H2 + I2, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, बताओ ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता लगा है इतना खतरनाक? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, ROR लिखना है। ROR क्या होता है, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I2। हाँ। ठीक है, N बराबर क्या करोगे, पावर ऑफ H2, H2 की पावर कितनी है, नहीं है। हम्म, 1। 1। 1 है, 1 है। और I2 की पावर 1। 1, तो कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है? तो कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। थोड़ा समझ में आया, नया नई चीज सीखने को मिली, हाँ। मिल गई ना। चलो एक और नई चीज बता देते हैं। मान लीजिएगा ऐसा कुछ ये वाला आ जाए, जैसे एक रिएक्शन आ गई 2NO2, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है 2NO + O2 में। इसमें अगर ऑर्डर पूछे तो कौन सा बता दोगे, इसमें 2। हाँ 2, मतलब सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें 2 जो है ना वो पावर में आ जाएगा, NO2 की पावर 2। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके हम्म। अलावा, हम्म, NO एंड O3 के बीच में रिएक्शन होगी, तो आइडिया लग जाता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ NO और O3 के बीच में रिएक्शन है, तो NO और O3 इनके बीच में रिएक्शन है, तो NO और O3 कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। बस। तो अब इनको अगर बहुत हार्ड बनाने हैं ना, बहुत ज्यादा हार्ड बनाने हैं, तो क्वेश्चन आपको दे देंगे NO और O2 के बीच में, है ना। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, बस मैं आपको हार्ड बनाने के हिसाब से बता रहा हूँ। NO और O3 के बीच में रिएक्शन होगी तो वो कौन सा ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर। लेकिन NO और O2 के बीच में पूछे तो, जो कि नहीं पूछेगा तो वो थर्ड ऑर्डर हो जाती है, थर्ड ऑर्डर, थर्ड, हाँ, थर्ड ऑर्डर। उसका रीजन होता है कि इसको बैलेंस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 2NO आ जाता है, तो 2NO तो इसकी पावर 2 हो जाती है, इसकी पावर 1। ऐसे क्वेश्चन आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, अपने नहीं आते, बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, हाँ। चलो। अब देखो एक और आता है, एक आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
पढ़ाई है क्या आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन? हाँ, है ना, कौन सी, कोई एग्जांपल पता है क्या, लिखवाया है क्या? एग्जाम्पल नहीं लिखा है, डेरिवेशन कराई है बस। क्या करवाया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्या बताया आप? हम्म जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या बताया आपको, क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कुछ लिखवा रखा है क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, कुछ भी नहीं कराया? नहीं लिखवा रखा है ना। चलो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात अपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक रिएक्शन होती है 2NH3, और ये कन्वर्ट होती है N2O3H2। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हम्म, कैसे? कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा और होती है 2HI, और ये कन्वर्ट होता है H2+I2। इसकी उल्टी अभी पढ़ी थी अपन ने, H2 और I2 जो कन्वर्ट हो रही थी 2HI में, एक ऐसी रिएक्शन अपन ने देखी थी, है ना, तो वो तो हाँ, होती है सेकेंड ऑर्डर। हाँ, और H2 और I2 का, सॉरी, HI जो कन्वर्ट होता है H2I2 में, ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम्म, इनका रीजन ये होता है, अगर एक रीजन पूछे इनका कि भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये रिएक्शंस जो है ना, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन तब निकाल पाते हैं जब वो उनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से बता दे भाई कौन सा ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ये जो है ना, ये इसके ऊपर, इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसका नाम है प्लेटिनम। या फिर इसको कह सकते हैं, ये प्लेटिनम जो है एक कैटलिस्ट का काम करता है ना, कैटलिस्ट एंजाइम एक ही बात होती है। तो प्लेटिनम होता है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है गोल्ड। तो जो भी कैटलिस्ट के द्वारा प्रोसीड की जाने वाली रिएक्शन है, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना। मान लीजिएगा आप अपनी मेहनत से पढ़े, आपने नीट की एग्जाम दी, और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया। हम्म, ठीक है, अब आपको क्या कहेंगे, भाई ये बहुत मेहनती बच्ची है, इसके पिताजी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है ना, उस हिसाब से करके आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मान लीजिएगा ये ए व्यक्ति था जो अपनी एग्जाम पास आउट किया है और यहाँ पे बैठा है। हाँ, लेकिन एक और एक बच्चा था, जिसने क्या हुआ, बी बच्चा था जिसके पास में पैसा बहुत था, बहुत पैसा हम्म, था, उसने क्या किया, डायरेक्ट ही यहाँ पे चला गया जहाँ पे आगे सीधा पैसा देके चला गया। हम्म, अब आपने फिर से एग्जाम दी, और उसके बाद में जो है वो आप कहाँ गए, आगे आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी जॉब में आप चले गए। हम्म, अब आपसे पूछे कि बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई, तो आपने एक बार एग्जाम दी, एक और बार दी, तो आपने क्या कहोगे, भाई मैंने दो बार एग्जाम दी और तब जाके मेरे को ये नौकरी मिली है। नौकरी इस हम्म, बंदे के पास भी है, लेकिन इसकी फिर से आगे जानकारी और पैसा दोनों ही चीजें थी, तो फिर से यहाँ पे जाके बैठ गया। हम्म, ये भी एमओई है, वही ऑफिस से जगह पे बैठा है जहाँ पे आप बैठे। लेकिन इससे पूछे, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन हुई, क्या इसने पहले एग्जाम दी थी, नहीं दी, क्या इसने नहीं, दोबारा एग्जाम दी, नहीं दी, क्योंकि इसके पास नहीं, में कैटलिस्ट के रूप में कौन था, पैसा था। उसी प्रकार से हाँ, ये अपनी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके रिएक्शन नहीं होती इनकी। भाई अपन ने कहा ना भाई, रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, तो कंसंट्रेशन पे हाँ, डिपेंड करेगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो जो है आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जिस बच्चे हम्म, के पास में पैसा है वो डायरेक्ट ही मेडिकल सीट ले सकता है पैसे में, उसके क्या मतलब है उसकी कंसंट्रेशन से, क्या मतलब है कि उसके कितना याद हो रहा है, क्या ही मतलब है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो क्या नहीं कर रही है, वो वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, ये जो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो व्यक्ति एग्जाम या फिर अपन कहें अपनी कंसंट्रेशन पे, अपनी बौद्धिक क्षमता पे वो निर्भर नहीं करता है। नहीं, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आया, हाँ, आ गया ना? हाँ, चलो, तो आपको अपने जीवन में मिलेंगे बहुत सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले भी होते हैं,
है ना, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी वो आपसे आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास में गोल्ड और प्लेटिनम होता है ना। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है। चलो अब आ जाओ यूनिट ऑफ रिएक्शन। ये यूनिट पूछी जाती है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आप निकालोगे। हेडिंग आएगी यूनिट ऑफ रिएक्शंस रेट कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो रेट बराबर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट बराबर क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। पता ही है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट बता सकते हो क्या? मोल पर लीटर। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? मोल पर लीटर। लीटर। अति उत्तम। और टाइम की यूनिट बता सकते हो क्या? सेकंड। सेकंड हो गया। तो ये तो क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। और ठीक से लिखना चाहें तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझने में दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं। चलो अब सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा ये तो क्या हो गई, रेट ऑफ, रेट की यूनिट हो गई। आपसे कोई पूछे बताइए रेट की यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो ये हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आएगी, पहले बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये पहले कांस्टेंट आ गया कि अच्छा, यूनिट ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट। ये पहले तो रिएक्शन की, और अब रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं अपन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहले आती है भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या आएगी भाई, यूनिट बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो मैं मोल। बताता हूँ। हाँ जी बताइए। मोल। मोल मोल। पर लीटर। ये सेम ही आएगी ऊपर वाली। क्या कारण है? इसमें कैसे पता रिएक्शन नहीं हुई ना। चलो ठीक है, दूसरी का फिर बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ। रेट कौन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इसमें तो हुई है रिएक्शन, बताओ। ठीक है। देखो इसको मैं समझाता हूँ, फिर आप इसको बता दीजिएगा। रेट बराबर क्या होती है, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या? हेलो। हाँ। हाँ ये समझ में आ रहा है हाँ ना, आ रहा रेट है। है ना। ए की पावर कितनी हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बताओ मेरे को। जीरो। जीरो हो जाएगी। तो ए की पावर जीरो कितना होता है? वन। वन होता है। ठीक है, किसी की पावर जीरो होगी तो वन हो जाएगा। तो रेट बराबर क्या होगी, के होगी। तो जब रेट बराबर के है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, रेट के बराबर ही हो जाएगी। समझिए। दूसरी हाँ। कंडीशन में अगर अपन आते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। रेट बराबर क्या होगा, के इंटू ए होता है, और ए की पावर कितनी कर दूं, वन। वन कर दी। ए की पावर मैंने कर दी वन। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को निकालनी किसकी है, के की यूनिट निकालनी है। तो इधर अगर मैं रेट की यूनिट लिखूं तो क्या लिख दूंगा, मोल लीटर इनवर्स। मोल है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड बराबर के हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होती है। के इंटू मोल पर लीटर कर दी मैंने। हाँ। ठीक है, मोल पर लीटर हो गई है ना। या हम्म। फिर मोल लीटर इनवर्स कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी समझने में। तो मोल लीटर इनवर्स कर दी।
अब मैं क्या कर दूं, मैं लिख सकता हूँ के बराबर मोल लिटर इनवर्स, यहाँ आ गया, इसके नीचे कौन आ जाएगा, हम्म। मोल लिटर इनवर्स आ जाएगा। हाँ। ठीक है, मोल लिटर इनवर्स आ गया, और मल्टीप्लाई में सेकंड आ गया। हम्म। आ गया ना, मोल से मोल कैंसिल, लिटर इनवर्स से लिटर इनवर्स कैंसिल, बच गया कौन, के बराबर 1/सेकंड। ठीक है। हाँ। समझ में आ रहा है क्या, तो इसका क्या आ जाएगा, हाँ। सेकंड का इनवर्स आ गया, समझ गए। हाँ। चलो तीसरी जगह पे आ जाते हैं अपन। तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा आता है सेकंड सेकंड ऑर्डर की, बताओ हाँ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट बताओ, के की क्या होगी, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही है ना। हाँ बताओ भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट बताओ, ए यूनिट बताओ। बट क्या ये बताना है, इसकी यूनिट बतानी है? हाँ हाँ बतानी है, सुनाई नहीं दिया था क्या। हम्म। बस। निकाल पा रहे हो क्या। हाँ। रेट बराबर कितनी की। वेट बराबर के का इसको 2 बार लिखना है क्या? इसको 2 बार लिखना है। मोल पर लीटर को स्क्वायर है ना। स्क्वायर में कैसे लिखते हैं तो बताओ, मोल पर लीटर का स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे। मोल पर लीटर का स्क्वायर करना नहीं आ रहा क्या आपको। चलो मैं बताता हूँ, जैसे के ए की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, रेट की अपन ने लिखा कि भाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड। लेकिन हो गई, इतना समझ में आता है। इसके बाद में बराबर में अपन रख देते हैं भाई ए का, ए की अपन ने कहा तो भाई कंसंट्रेशन होती है, तो कंसंट्रेशन यूनिट अपन ने लिखी मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर हो गया। हाँ। हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। अब इसमें आपको यहाँ पे के हो रहा है बीच में, है ना, तो इसमें परेशान क्यों ना, एक काट दो ना बस, ऊपर वाली से हटा दो इसको, खत्म, एक बच गई, तो देखो क्या बच गया, 1/सेकेंड बराबर के इंटू क्या बचेगा, मोल, और क्या बचेगा लीटर। साथ में, लीटर का इनवर्स बच जाएगा। हाँ। बचेगा ही नहीं बचेगा, इसको नीचे बचेगा। जाने दो, जाने दोगे तो आप क्या कर दोगे, के बराबर 1/मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सॉरी ओनली सेकंड, इनवर्स नहीं, ओनली सेकंड। ठीक है, हम्म। आ रहा है, तो अब इसको उल्टा कर दो, के बराबर क्या हो जाएगा, मोल का इनवर्स। ठीक है, और लीटर इनवर्स है तो सीधी हो जाएगी, और सेकंड सीधी है तो इनवर्स हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी, समझ रहे हो। हाँ। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। चलो आपके हम्म। सिलेबस में पहली ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, बताओ फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन बताओ, तो आप कैसे करोगे भाई, ऐसे कर सकते हो, रेट बराबर के ए की पावर 5, है ना, ऐसे कर सकते हो फिफ्थ ऑर्डर की, तो 5 करोगे तो यहाँ से निकाल दोगे आप उसको, 5 करोगे और 4 उसकी बच जाएंगे। तो अगर कोई भी nth ऑर्डर पूछ ले आपसे, तो लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए अगर आपको क्या निकालनी हो, यूनिट निकालनी हो, यूनिट ऑफ फॉर nth ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है,
nth ऑर्डर के लिए अगर k की यूनिट निकालनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अपन ने कहा मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड बराबर क्या हो गया, k मोल लीटर इनवर्स और पावर n कर दी इसकी, उतनी पावर लगेगी यहाँ पे। तो इसका निकल के आता है, अगर करना चाहो तो, आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि हाँ पहले ऐसे कर सकते हो फिर आंसर निकाल सकते हो। तो मोल लीटर इनवर्स फिर 1 - n, क्या करेंगे 1 - n और सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर बाई चांस ऐसा कोई पूछ लेते हैं तो। ठीक है, तो ये अपनी एक बात थी यूनिट जो भी पूछी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा मेरे को अगला जो हेडिंग है वो देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या, या और कुछ है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक सेकंड में फिर, ठीक है, तो चलो फिर अपन जो है नेक्स्ट से कल से अपन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक।